देखा होगा पेट्रोल पंप पे कहीं एकदम से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो पाउडर फॉर्मेट में स्प्रेड आउट करते हो। रोजी सुनाई नहीं दे रहा तो बेटा दोबारा लॉग इन कर। अभी मैं उसको कैसे समझा, सुनाई नहीं दे रहा तो उसको ये भी मैं बात नहीं जा रही कि मेरे की लॉग इन कर दोबारा, मैसेज ही करना पड़ेगा इसको। मैं जबकि बोल रहा हूँ लॉग इन कर, मैं इसी को मैसेज कर देते हैं। ओके, नो वॉइस। चलो ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? बाकी आगे चले तो आजकल वो है ड्राई वाले फास्ट में यूज हो रहे हैं। अपने यहाँ भी जो लग रहे हैं वो सब ड्राई हैं, जिसमें जो जितना भी मेटेरियल होता है वो वेपराइज रहता है। ठीक है, तो इसलिए सबको समझ में आ गई मेरी बात। और ये इक्वेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, कार्बन में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। अगर इसको हम स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग चेक करें तो अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 47 है। अगर ये इसमें 1 लीटर होता तो कितना फॉर्म होता? 2 लीटर। अगर टोटल कन्वर्जन होता, बट दे रखा है किसने, कितना वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब टोटल CO2 CO में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सम अमाउंट ऑफ CO2 अभी भी रिमेन्स है। तो हम स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे 1 लीटर 0, मैं इसको लिखूं बच्चों 1 माइनस x लीटर, तो ये हमारे पास अगर 2x लीटर। बोलो कोई कंफ्यूजन? इन दोनों का जो सम है वो अपने पास है 1.4 लीटर। कैंसिल आउट कर दो, x इज इक्वल टू 0.4 लीटर आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 0.6 लीटर आ गया, यहाँ 0.8 लीटर आ गया आंसर। वह सबको इसी के सिमिलर 48 क्वेश्चन देखो। 48 में ये दे रखा है 26 सीसी, तो ये कितना हो जाएगा 52 सीसी। टोटल कन्वर्ट हो रहा है। तो अब आपकी ओर से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टोटल कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा? ये हमको अज्यूम ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे पास थर्ड आंसर भी है। और वैसे ही 47 में तुमको वैसे ही समझ में आ रहा है टोटल 2 लीटर आना चाहिए था, वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो नहीं हो रहा। जबकि इस वाले में और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है 48 में। हाँ बच्चों, किसी को कुछ और पूछना है? 44 वाले में बेटा देख, अपने पास मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को ml में काउंट कर, जो तूने नहीं किया। 1425 मिलीलीटर है। डेंसिटी अपने पास है 0.8 ग्राम पर ml। देख ml से ml उड़ गया, तो वेट आया 1425 इंटू 0.8 ग्राम। ठीक है, जितना भी आ रहा हो मुझे मतलब नहीं। कौन बोला 22.4 से डिवाइड कर रहा है तू? इसको पर आंसर तो मोस में दे रहा है ना। वॉल्यूम डायरेक्ट वैसे करके देखेंगे। बात तेरी सही है बेटा कि वॉल्यूम से भी अपने सो करे, उसका आंसर नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा। तो इसने वही है ना, डेंसिटी दे रखी है अपने को, वेट से करवाना चाह रहा है। गलत है फिर तो, आना तो चाहिए। तेरी बात सही है, इसमें 1.425 में अपन डिवाइड बाय 22.4 होना चाहिए, बट इसमें हाँ नहीं है, नहीं माय मिस्टेक। पेट्रोल लिक्विड स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है, इसलिए गैस में थोड़ी है। गैस में तो अपन 22.4 से डिवाइड करते ना। आई मेरी बात समझ में? जैसे वाटर है, 18 ml वाटर गिवन है, अपन तो लिक्विड ही तो लेंगे, उसको गैस थोड़ी लेंगे जब तक वाटर वेपर्स नहीं देगा अपने। पेट्रोल में समझ रहा इथेन या प्रोपेन कुछ और है, तो पेट्रोल ले दो। पेट्रोल की तो स्टेट ही लिक्विड होती है। क्लियर है? तो नहीं कर सकते बेटा। हाँ नेक्स्ट और 51 8 ml ऑफ O2। बच्चे खूब सारे मैसेज करते रहते हैं। बच्चों ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग क्वेश्चंस हैं क्या कोई जो पूछने? आप लोग पूछने तो पूछ लो, टाइप कर दो, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो बच्चों, इसमें बोल रहा है अपने पास ट्वाइस ऑफ H2 है प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ H2। क्लियर है? अब बोल रहा है इफ एट 8 ml ऑफ अनकंबाइंड O2 मींस O2 एक्सिस में, तो आप बेटा चेक करो स्टोइचियोमेट्री 2:1 की।
इसका इनिशियल है 4 ml, हमें नहीं पता इसका इनिशियल क्या है, वही तो पूछ रहा, मैंने a ml मान लिया 0, तो यहाँ होगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस 2x, a माइनस एक्स। कौन एल आर है? एल आर कौन है? S2 है। कैसे पता चला? क्योंकि O2 रिमेन्स रहा है, रिमेनिंग O2 उसने अपने को बोल रखा है 8 ml, ये रिमेनिंग ही तो है, तो हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू 2 ml हमारे पास आ गया। कोई कंफ्यूजन? पुट कर दो, a इज इक्वल टू आ गया 10 ml। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन 48 बताया ना बेटा अभी तो। बेटा अगर एटम देगा तो 16 लेना है, मॉलिक्यूल देगा तो 32 लेना है, अगर ऑक्सीजन गैस दे तो 32 ही लेना है, जब तक वो एटम वर्ड नहीं दे अपन 16 नहीं लेंगे। 50 तक कोई डाउट किसी का? 51 टू 56, 52 पूछा किसी ने, 56, 52 तो क्लास में कराया बेटा, 4 ग्राम से 4 ग्राम। अपने पास यहाँ एल आर कौन है? ऑक्सीजन, तो 4 अपॉन, ये रहा सेम क्वेश्चन, एल आर ऑक्सीजन है तो 4 अपॉन 32, इससे कितने मोल्स बनेंगे? 2 इंटू 4 अपॉन 32। वेट पूछ रहा है, इंटू कितना होगा अपने पास? 18। आंसर ये समझना मैंने क्या किया? स्टोइशियोमेट्री 1:2 है, देख लो। तो बेटा इसका आंसर आ गया, तो क्लास में कराया था 52, तो मैंने अर्थ मैंने क्लास में कराया था बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 52 को। अर्थ ने पूछा? नहीं, अर्थ ने नहीं पूछा, किसी और ने पूछा। 50 और कौन पूछ रहा है? 55 क्वेश्चन, 54 ही पूछ रहा है कोई। 54 क्वेश्चन बेटा जो भी पूछ रहा है, 54 कौन पूछ रहा है? तानिया। तो बेटा 54 क्वेश्चन में 1.6 अपॉन 64 करेंगे, दिस इज द मोल्स ऑफ SO2, ये भी तो क्लास में कराया था। 1.5 इंटू 10 टू पावर 22 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23 करेंगे, तो मोल्स निकालेंगे दोनों के, तो इनके 1/40 मोल्स आ जाएंगे। एल आर हमारे पास यहाँ पर H2S है, तो ये अपने पास आंसर हो गया। चेक करो इसको, मोल्स निकालने क्वेश्चन मोल्स में करना है। 55 क्वेश्चन देख लो, किसी ने पूछा 55 क्वेश्चन, हालांकि इसमें भी कुछ है नहीं, ट्वाइस ऑफ HCl। इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना देखा बच्चों? 12 लीटर। इसका कितना है? मैंने आपको बोला था जब भी 2 का डेटा गिवन है अपने पास, कंफर्म है क्वेश्चन एल आर का होगा 0, तो सिमिलर कंसेप्ट यूज करो, x 11.2 माइनस x 2x। एल आर कौन है? यही है, नजर आ रहा सीधा, तो x इक्वल टू 11.2 लीटर हो गया, पुट कर दो, तो 12 माइनस 11.2, तो यहाँ रिमेन्स 0.8 लीटर, और ये 2 इंटू 11.2 कितना फॉर्म होगा? 22.4 लीटर। जिसका डाउट था 55 क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 अभी तो कराया, 44 करा दो दी अभी तो बेटा 44 कराई, कौन है 44 जो लेट पूछ रहा है? आयुष बेटा चेक कर, अभी 44 अभी तो कराया मैंने। 44 क्वेश्चन में अपने पास है, किधर था? मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो बेटा इसमें वॉल्यूम हमारे पास पेट्रोल का है 1425 ml, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेगा, वेट आएगा अपने पास किसका? ऑक्टेन का। इसके मोल मास से डिवाइड कर, मोल्स आ गए, मोल मास से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया अपने पास? मोल्स आ गए। उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करो कंबशन की, कर लेना। चलो 56 तक कोई डाउट हो गया? अब तो आगे तो अपने को पढ़ना ही है, अपने करने। एक्सरसाइज 2 में कोई क्वेश्चन है? 56 है अभी? 56 कहाँ है? जस्ट वन बच्चों, इसका कॉल कैसे आ गया? मैं कोई इमरजेंसी से अटेंड कर लूंगा। हाँ बच्चों, कहाँ पहुंचे हम लोग? 56 क्वेश्चन। ये नहीं हुआ, ये कराया था क्लास में, ये सब नहीं कराया गया मैंने क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मैं हो सकता है शायद मैंने नहीं कराया हो, बट मैं करा देता हूँ।
देखो क्या दे रखा उसने अपने को, कुछ भी नहीं दे रखा। मैं इसको पहले दूसरा मेथड से बताता हूँ। सपोज करो अपने पास C2H6 है, तो ये 2 मोल्स ऑफ CO2 बनाएगा और ये 3 मोल्स ऑफ H2 बनाएगा। इसका मतलब यहाँ 6 है तो यह 3 हो जाएगा। अगर सपोज करो अपने पास CXHY है, तो ये हमारे पास X मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म करेगा और ये Y/2 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म करेगा। कोई कंफ्यूजन? अब उसने हमको फर्स्ट स्टेप में दिया है कि इसके 10 ml से इसका अपने पास 40 ml फॉर्म हो रहा है, तो 1 से 4 हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल से 4 मोल फॉर्म हो रहे हैं, तो X के लिए हमारे पास हो गई 4, ठीक है। फिर सेकंड केस में हमको दिया है कि इसके 10 ml से इसके 50 ml फॉर्म हो रहे हैं, तो 1 से कितना हो रहा है 5, तो 1 मोल से होगा 5, तो Y/2 की वैल्यू हमारे पास होगी 5, Y की वैल्यू कितनी होगी 10। फॉर्मूला क्या बना, C4H10। डायरेक्ट करो, ऐसे क्वेश्चन आए तो। एटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैंने आपको ये बोला था कि कंबशन की रिएक्शन जो है उसमें हमको O2 की रिक्वायरमेंट कब है, जब वो O2 का वॉल्यूम पूछे। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे O2 पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमें बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उसमें भी नहीं है वैसे बैलेंस करने के लिए। देखो अपने पास है C8H18, यही है, ये देखा है ना, तो इसका मतलब 8 कार्बन है तो 8 CO2 होगा, तो 16 ऑक्सीजन एटम हो गए। ये समझ में आया? और 18 हाइड्रोजन एटम है, तो अपने पास 18 ही अपने पास ऑक्सीजन एटम हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? 18 ही हुए अपने पास, नहीं 18 थोड़ी हुए, 9 हो गए, सॉरी 9 ऑक्सीजन एटम अपने पास हो गए, हाफ आएगा ना 9 ऑक्सीजन एटम। तो यहां से टोटल एटम निकालो तो 25 एटम्स अपने पास आ गए। 25 ऑक्सीजन एटम आए मेरे पास, क्या चाहिए O2, तो 25/2 O2 आ जाएगा इसके 1 मोल के लिए, बैलेंस। काहे को अपन टाइम बर्बाद करें, पूरी इक्वेशन बैलेंस करें और आपको हैबिट पड़ी हुई है वही एक ही चीज के पीछे पड़ रहे थे, पहले O2 लिखोगे फिर CO2 लिखोगे फिर H2 लिखोगे। जब CO2 H2 का इस इक्वेशन में कोई रोल ही नहीं है तो हम उसको यूज क्यों करें? मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो O2 है तो ऐसे करो और CO2 H2 है तो ऐसे करो, एटम कंजर्वेशन यूज करना आपने। कोई दिक्कत किसी को? एक ने पूछा 54 बेटा अभी तो बताया तनीषा, 54 में कुछ नहीं करना बेटा, मेरे को बार बार एक ही क्वेश्चन कराना पड़ता है तो तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो प्रॉपर्ली। अपने पास एक तो 2H2S है, दूसरा क्या SO2, पता नहीं क्या बना रहा होगा, जो ये 1.6 ग्राम है, 64 से डिवाइड किया है तो 1/40 मोल्स इसके आगे बेटा, ठीक है। इधर था अपने पास कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 23 करेंगे तो इसके भी मोल्स 1/40 आ गए। दोनों के सेम मोल्स हैं, दोनों के मोल्स हमारे पास सेम है, दोनों के मोल्स सेम है। मोल्स निकाल लिए तनीषा, समझ में आ गया बेटा? अब मोल्स सेम है तो चेक कर, हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो LR हमारे पास मोल्स लेस किसके आएंगे H2S के, तो H2S हमारे पास क्या हो गया LR। बस क्या करना था, मोल्स तो निकालने पड़ेंगे ना बेटा, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, किसने अपने को वेट दे रखा है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, तुम लोग देख लो अच्छे से, क्लियर है? चलो आगे चले। एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट है किसी का? ट्राई किया नहीं किया एक्सरसाइज 2 को? हो गए जितने हो गए। एक्सरसाइज 3 चलो ट्राई करना, आगे चलें। लास्ट हो गया अपना, क्या कंप्लीट हुआ था? वेट बाय वेट के कितने क्वेश्चन करा दिए थे? वो मिक्स वाला हो गया था 33% वाला, 33.3% वाला। 20% और 40% को मिक्स किया था ना, तो आंसर 33.3% ही तो आया था। अच्छा 20-40 ठीक है, अपन ने अलग अलग वेट ले लिया, आंसर आ गया था ना, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये बेटा सौरभ सोच होके जाग रहा है, एक्सरसाइज उनका 22। तू अभी तक कहाँ था सौरभ? है मैं बेटा गाड़ी बंद कर देता हूँ, उसके बाद कहता सर मुझे तो वहां जाना था। ऐसे मत करा कर बेटा, पहले लिख देना।
इंडिविजुअल चैट है, मैं चेक कर लूंगा। एक्सरसाइज 1 का कौन सा चीज को 22 ये क्लास में कराया था बेटा। उसने दे देगा COX मोलर मास है 140 की वेपर डेंसिटी उसने अपने को कितनी देगी 70, तो क्या 28.x इज इक्वल टू 140। x बेटा अपने पास 5 आ गया आंसर, क्लास में कराया था क्वेश्चन, देख ले। चलो आगे चलें, लिखे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो सौरभ को तो दिख ही नहीं रहा होगा, हैं? जूम कम करे थोड़ा सा, ले सौरभ देख ले। चलो बच्चों लिखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, लिखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, आज अपनी इस वीक की फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास है? फर्स्ट क्लास, 3 और है मतलब, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml whole multiply with 100. Weight of solute in gram divide by volume of solution in ml ठीक है, होल मल्टीप्लाई विद 100। एक क्वेश्चन लिख लो, 40 ग्राम NaOH dissolve in 200 ml solution, 200 ml of the solution, 200 ml of the solution, ठीक है। What is the weight by volume percentage of NaOH? 20 आ गया सबका, 20%। What is the weight by volume percentage of NaOH? It is 20%, ठीक है। ये इस क्वांटिटी की यूनिट होगी और पहले जो वेट बाय वेट था वो यूनिट लेस था, सही। चलो थर्ड लिखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाय V परसेंट। तो V बाय V परसेंट क्या होगा अपने पास, सबको 20% आ गया ना। V बाय V परसेंट इज इक्वल टू, लिखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन ml, V बाय V परसेंट इक्वल्स टू volume of solute in ml upon volume of solution in ml, volume of solution in ml whole multiply with 100, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, in a sample of sanitizer, in a sample of sanitizer, sample of sanitizer 160 ml ethanol, 160 ml ethanol dissolve in 200 ml of the solution, dissolve in 200 ml of the solution, dissolve in 200 ml of the solution, ठीक है। So what is the volume by volume percentage of ethanol in sanitizer? What is the volume by volume percentage of ethanol in sanitizer? कितने हो गए बच्चों? 80%। और आपको सबको याद होगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, गवर्नमेंट बोला था कि कोई भी कंपनी अगर सैनिटाइजर सेल करती है तो उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल 70% होनी चाहिए और मैक्सिमम 80% होनी चाहिए, इन बिटवीन 70 to 80% होना चाहिए, ठीक है। उसी से बोल रहे थे कि वो मर रहा था वायरस, पता नहीं तो अभी तो समझ में नहीं आया कि वो स्प्रेड आउट कैसे हुआ, मरा कैसे, जिंदा कैसे। अभी तो साउथ में स्पेशली केरल में छुट्टियां मना रहा है वो, क्योंकि छुट्टी मनाने के लिए सबसे बड़े जो केरल भी। आप लोग कभी भी आग लाइफ में जाओ तो आपको बहुत अच्छा है बच्चों, नेचुरल चीजें देखनी हो तो आप केरल जा सकते हो। अभी तो कोरोना है वहां पर, इसलिए मत जाना, है ना। हाँ, तो अभी वहां पर कोरोना जो है वो छुट्टियां मना रहा है। अब पता नहीं नॉर्थ में कब लौट के आएगा, पता नहीं, आइडिया नहीं आया तो ज्यादा अच्छा है। पर वहां एंजॉय कर रहा हूँ, बढ़िया, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा। अच्छे कैसे चल रहे हैं वहां, बढ़िया। नहीं चाइना तो वापस जाएगा नहीं बेटा, उसने तो भेजा ही अपने पास। शायद तुम लोगों को पता नहीं, बताओ WHO का जो हेड ऑफिस है ना चाइना है।
ये मुझे कब पता चला, जब कोरोना वायरस स्प्रेड आउट हुआ उसके बाद। तो WHO का हेड ऑफिस चाइना क्यों है? क्योंकि अभी तक जितने भी वायरस स्प्रेड आउट हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो सारे चाइना इसके थ्रू ही हुए हैं। तो WHO ने अपना हेड ऑफिस वहीं बना लिया। अब इसका मतलब, अब आप जिसके घर में रहते हो तो आपकी उसको सुननी पड़ेगी, नहीं सुननी पड़ेगी? सुननी पड़ेगी। तो चाइना ने WHO को बहुत गुमराह किया, उसको उसने जो प्रॉब्लम्स थी उसको टाइमली नहीं बताया, तो WHO ने पूरे वर्ल्ड को टाइमली नहीं बताया, इसकी वजह से कोरोना वायरस स्प्रेड आउट हुआ। वुहान से ये स्प्रेड आउट हुआ, सबको पता ही होगा। अगर वुहान में, जब वुहान क्या है, वहां पर बच्चों यूनिवर्सिटीज है और पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स वहां जाकर पढ़ते हैं वुहान में, पूरे वर्ल्ड के। अब वर्ल्ड के जो अपने पास जितनी भी कंट्रीज है, सबके स्टूडेंट वहां पर प्रेजेंट थे। तो जब जैसे ही कोरोना वायरस स्प्रेड आउट, कोरोना वायरस के केसेस आने स्टार्ट हुए, इमीडिएटली उसको फ्लाइट पर रोक लगा देनी चाहिए थी कि जितने भी हो सब यहीं चाइना में रुको, अपनी अपनी कंट्रीज में मत जाओ। तो सब लोग वायरस को एज ए कैरियर करके ले गए, और जितने भी लोग थे जिन्होंने स्प्रेड आउट किया, चाइना के थ्रू ही किया है। अपने यहाँ फर्स्ट केस जो आया था वो कहाँ, केरल में आया था, और वो स्टूडेंट था चाइना से आया था। फिर उसके बाद अपने जो जितनी भी सेलिब्रिटीज वगैरह थे वो सब ब्रिटेन गए हुए थे, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ब्रिटेन के भी थे, तो वहां स्प्रेड आउट हुआ, ब्रिटेन में बहुत फास्ट स्प्रेड आउट हुआ। तो वो लोग वहां से भाग के आए इंडिया। अब इंडिया आए तो उस टाइम किसी को नहीं पता था इस कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या चल रहे हैं, तो इस चक्कर में इन्होंने सिर्फ क्या किया, उस टाइम इनका सबका फीवर चेक किया, इनको क्वारंटाइन नहीं किया। क्वारंटाइन वाला केस उस टाइम नहीं था, फर्स्ट टाइम में। अगर इंडिया की गवर्नमेंट क्वारंटाइन वर्ड यूज कर लेती है, क्वारंटाइन जैसा केस यूज कर लेती, तो सारे के सारे जितने फ्लाइट से लोग आ रहे थे वो सब वहीं ना वहीं रुक जाते और उन सबका ट्रीटमेंट हो जाता, पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं था, किसी को क्वारंटाइन नहीं किया। अब लोग शाणे थे, जिसको फीवर आ रहा उसने क्या करा, पैरासिटामोल ले ली, टेम्परेचर नॉर्मल, पास कर गए अपन। घर जाके पता चला कोरोना वायरस, अपन इन्फेक्टेड हुए, अपने फ्रेंड्स इन्फेक्टेड हुए, फैमिली मेंबर्स इन्फेक्टेड हुए, उनसे और इन्फेक्टेड हुए, और चलता ही चला, फिर चेन स्टार्ट हो गई, फिर कम्युनिटी स्प्रेड आउट हो गया। तो ऐसा ही था ये। तो अब भी मतलब, अब तो खैर पता नहीं अब तो क्या चल रहा है, बट हाँ चल रहा है। ठीक है, चलो नोट डालें। शशांक पूछ रहा है कौन से फर्स्ट का आंसर, शशांक कौन सा फर्स्ट? मिली बोल रही 80 क्वेश्चन चाहिए मिली को। मिली 80 क्वेश्चन बेटा कहां से आया अपने पास? 80 किसका, कहां का? अच्छा 80% बता रहे मिली, ठीक है। ये कह रहा फर्स्ट का क्या आंसर है बेटा? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। अच्छा शंकर कह रहा है कि मैं 7 डे में रिकवर हुआ हूं, बहुत बुरा है। अच्छा आंसर बताया मिली, मुझे लगा बेटा 80 क्वेश्चन पूछा तुमने। अभी क्वेश्चन बेटा कौन सा, फर्स्ट तो कोई क्वेश्चन नहीं अपने पास। तो बेटा तू मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैंने नंबर दिया था, है ना शंकर, वहां बात करेंगे। चलो आगे चले, एक नोट लिखे, रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। मैं आप सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, अगर कभी भी आपको मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे, क्योंकि मैंने यहाँ पर चैट कॉमन नहीं कर रखी, तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा, आप कॉमन चैट नहीं पढ़ पाओगे। तो बेटर ऑप्शन है कि आप लोग दोबारा लॉगिन कर लें। आपकी वॉइस नहीं आ रही, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ दोबारा लॉगिन करो, तो वॉइस तो आई नहीं रही, तो कैसे पता चलेगा कि मैं बोल रहा हूँ दोबारा लॉगिन करो? लिप सिंक तो मैं आती नहीं है, नहीं पकड़ पाओगे, तो इसलिए दोबारा लॉगिन कर लिया करो, है ना। रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आप लिख लो बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू डी। अगर आपके उसे इसको प्रूफ कर दो तो प्रूफ कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये अपने पास क्या होगा, इट इज W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100 इंटू डी। सही है, याद करो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था W1 प्लस W2 इज इक्वल टू V इंटू डी, राइट? यही लिखा था अपन ने। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अपॉन डी। तुमने डी से डिवाइड किया इसको,
तो यहाँ फॉर्म होगा W1 अपॉन W1 प्लस W2 अपॉन D इंटू 100। तो हम लोग इसको प्लेस कर सकते हैं W1 अपॉन V इंटू 100, और ये अपने पास क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? तो रिलेशन ध्यान रखना, हो सकता है आपने रिलेशन कभी नहीं पढ़ा हो, यूज नहीं किया हो, अपन यूज भी करेंगे। एक क्वेश्चन कर लें इस पे, लिख लो। देखो, if the weight by weight percent of aqueous solution of NaOH, if the weight by weight percent of aqueous solution of NaOH is 20%, and the density of the solution is 1.5 gram per ml, 1.5 gram per ml. Then calculate the weight by volume percentage of the solution. कितना आएगी बच्चों? 30% वॉल्यूम परसेंट। तो 20 मल्टीप्लाई 1.5 हुआ, कितना आंसर आ गया? 30। ठीक है, वेट बाय वेट गिवन है, डेंसिटी गिवन है। अगर मैं इसका रिवर्स देता तो डेंसिटी से डिवाइड कर लेते, वेट बाय वेट आ जाता अपने पास। ठीक, चलो नेक्स्ट लिखो पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा है ना? पीपीएम नहीं पढ़ा? क्यों कैलकुलेट करते हैं पीपीएम में? क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी में सॉलिड प्रेजेंट हो तो। पीपीएम वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶ ppm। और 1 ppm हमारे पास कितना होता है बच्चों? 1 ग्राम अपॉन 10⁶। अब ये लेस अमाउंट में तो कई बार वो आपको सॉल्यूशन की जगह, हाँ बिल्कुल बेटा, सॉल्यूशन जैसे पॉल्यूशन की जगह, सॉल्यूशन क्या पॉल्यूशन, हो सकता है वो आपको कभी वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दे, तो सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल रख लेना, क्योंकि अपने पास पीपीएम बहुत लेस क्वांटिटी होती है। आप में से किसी को पीपीएम कभी आपने मेजर किया? कभी देखा? नहीं देखा? आपने देखा होगा व्हीकल्स के लिए आज का पोल्यूशन सर्टिफिकेट टेस्ट होता है, उसमें किसकी पोल्यूशन चेक करते हैं? किसका मतलब मेन कंपोजिशन किसकी चेक करते हैं उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। ये बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। कैसे हार्मफुल है? ये सब फर्जी बात। रूम के अंदर है तब हीमोग्लोबिन की बात आ रही है, कार में बैठ के घूम रहे हो तुम, कौन सा हीमोग्लोबिन आ गया तुम्हारा? होता ही ये नहीं। मेरी सुन लो। जब अपने पास अगर वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है, रेनी सीजन की बात नहीं कर रहा मैं, अपन बात करें विंटर की, तो उस टाइम ये करता है वाटर वेपर के साथ में मिलकर फॉग बनाता है। अब ये सीओ की एक नेचर है कि ये कभी भी एटमॉस्फेयर की लोअर जो सरफेस है उसको छोड़कर निकलता नहीं है, जाता नहीं है कहीं भी, तो ये लोअर सरफेस पे रहता है। तो अब ये फॉग जनरेट करेगा और फॉग की वजह से ही पोल्यूशन जनरेट होता है, क्योंकि CO2 जो है, क्योंकि जितनी भी अपने पास कहा जाए फ्यूल बर्न हो रहे हैं वो सब CO रिलीज कर रहे हैं और CO2 भी रिलीज कर रहे हैं। तो जब ये फॉग जनरेट कर लेगा तो और फर्दर CO रिलीज हो रही है तो और पोल्यूशन रिलीज होगा, क्योंकि CO आउट होगा नहीं, पूरा का पूरा मतलब लेयर बना लेता है, लेयर में से निकलेगा नहीं। तो दिल्ली में एक पीपीएम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, दिल्ली में शायद 2 साल पहले की बात है, कि बहुत ज्यादा मतलब वहां पर कहा जाए कि पोल्यूशन हो गया था, पीपीएम इंडेक्स बहुत ज्यादा था वहां का। तो ऐसा बता रहे थे कि डेली अगर कोई पर्सन दिल्ली की एयर में अगर घूम रहा है
तो वो पर डे अप्रोक्सीमेटली 14 सिगरेट के बराबर स्मोक इनहेल कर रहा है। 14 सिगरेट्स के बराबर का स्मोक इनहेल कर रहा है लंग्स में। सोचो, इसलिए आप इस चीज को देख सकते हो कि जो कोरोना वायरस स्प्रेड आउट हुआ वो सबसे ज्यादा उन सिटीज में स्प्रेड आउट हुआ जहां पोल्यूशन ज्यादा था, क्योंकि इसका अटैक सीधा किस पे होता था? लंग्स पे। लंग्स वीक कहां होंगे? जो मोर पोल्यूटेड सिटी होगी। मेरी बात सभी समझ रहे बच्चों? हाँ, 2019 का डेटा होगा बेटा, उसमें क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब कोरोना वायरस आया, तुमने देखा होगा इंडस्ट्रीज बंद हो गई, पोल्यूशन बिल्कुल बंद हो गया। तो ऐसा बता रहे थे लुधियाना से जो है हिमालय सीरीज अपने को नजर आई थी। 311 किलोमीटर डिस्टेंस था उनके बीच में, 332 किलोमीटर था, 311 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो लुधियाना से बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी थी। पोल्यूशन बिल्कुल कम था उस टाइम, बिल्कुल कम। उस टाइम तुम लोग जो सांस ले रहे थे, उस टाइम तुम लोग फ्रेश एयर में सांस लेते थे, नो पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के पीछे यही सारी चीजें हम पीपीएम में इसलिए चेक करते। तो आप चेक कर लो, जब भी हम लोग मतलब ये 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए सीओ। व्हीकल का जब पोल्यूशन टेस्ट होता है तो उसमें सीओ 4 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 ppm से ज्यादा है तो आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट में वो रिजेक्ट कर देगा आपकी कार को। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, उसमें क्या करना चाहिए? फिर उसकी सर्विस कराते हैं कार की। सर्विसिंग के बाद फिर वापस पोल्यूशन टेस्ट होता है, और टेस्ट होने पर फिर वापस अपने पास पीपीएम में वैल्यू आती है। तो अगर वो 4% से कम है तो ओके, नहीं तो नहीं। तो जितनी भी अब नई व्हीकल्स आ रही हैं, जिसमें तुमने सुना होगा कि उन्होंने भारत 4, भारत 5, भारत 6 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो वो ऐसी व्हीकल्स हैं, उनके नॉर्म्स हैं, तो वो ऐसी व्हीकल्स हैं जो सीओ बहुत कम परसेंटेज में रिलीज करती हैं। और जितना कम रिलीज सीओ होगा उतना ही कम पोल्यूशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक का तो मजा ही कुछ और है बेटा, नो पोल्यूशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पूरे इंडिया में हो गई, प्रॉब्लम है ना, पर उसके चार्जिंग पॉइंट्स नहीं हर जगह। टाइम लगेगा बेटा, उसमें 5 to 10 ईयर्स लग जाएंगे टोटल। पर 10 ईयर्स के बाद ये है कि आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे तो पोल्यूशन बहुत कम हो जाए। बायोफ्यूल तो पोल्यूशन जनरेट करता ही, फ्यूल तो सारे पोल्यूशन जनरेट करेंगे। सीएनजी भी जनरेट करती है बेटा, किसने मना किया? कम करती बट करती है भाई। जितनी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होगी कंबशन उतना इम्प्रॉपर होगा, और जितनी स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन होगी कंबशन उतना प्रॉपर होगा। मिथेन का कंबशन इतना ज्यादा प्रॉपर है, इतना ज्यादा प्रॉपर है कि हम उसको फ्यूल के फॉर्मेट में यूज ही नहीं करते। पता नहीं पता ली बात। तो में से कितने स्टूडेंट ने रिफाइनरी देखी? कभी कोई रिफाइनरी देखी हो? वैसे तो अपने यहाँ नियर में सबसे ज्यादा मथुरा रिफाइनरी है, जो मथुरा से आगरा के बीच में हाईवे पे पड़ती है। देखी किसी ने? देखी बेटा? तो वहां पर अगर आपने देखा हो टावर होगा, इस पे कंटिन्यूसली फ्लेम जल रही होगी। क्यों? हाँ, अब समझ गया मिथेन से कनेक्टेड। माइंड तेरा बढ़िया है बेटा, शार्प है, ये अच्छी बात है। क्या होता है बच्चों, 80% मिथेन जो होती है उस गैस को हम लोग बर्न कर देते हैं रिफाइनरी में, स्टोर नहीं करते मिथेन को। 20% मिथेन को स्टोर करते। क्यों? अगर आपने सिमिलर एलपीजी, इसका कैप्सूल सिलेंडर, कैप्सूल ट्रक अगर आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो अगर एलपीजी का कैप्सूल ट्रक अगर एक्सप्लोड हो गया तो अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 मीटर के एरिया को कंप्लीटली बर्न कर देगा। मिथेन उसके कंपेयर में कैजुअलिटीज जो बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा 5 to 10 टाइम्स। समझ रहे मेरी बात को? इतना ज्यादा हाईली एक्सप्लोजिव नेचर का है मिथेन। और अगर आप लोगों ने थर्मो पढ़ा हो तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। कैलोरीफिक पढ़ा ही नहीं पढ़ा? कैलोरीफिक क्या होती है? जो अपने पास फ्यूल होता है उसके मोलर मास की पर ग्राम में हीट निकालने अपन, पर ग्राम की हीट। तो पर ग्राम की हीट जिसकी ज्यादा होती है वो बेटर फ्यूल होता है भाई। हीट जो ज्यादा देगा वो बेटर फ्यूल है। तो मिथेन तो, अब पेट्रोल की तुम लोग सोचो कितनी जबरदस्त फ्लेम जनरेट होती है, तो मिथेन तो क्या हालत करेगा। एलपीजी का सिलेंडर अपने घर में एक बॉम्ब है, एक्सप्लोड हो जाए तो अपना घर उड़ाए, अड़ोसी पड़ोसी घर भी उड़ा दे। तो फिर तो सीएनजी उससे ज्यादा हार्मफुल है, और सीएनजी से ज्यादा हार्मफुल हमारे पास कौन है? मिथेन गैस। तो मिथेन को तो यूज ही नहीं करते, इतनी बढ़िया है। फिर आपके सर मिथेन से ज्यादा बेटर अपने पास कौन है? हाइड्रोजन गैस, जिसको हम लोग सिर्फ रॉकेट फ्यूल के फॉर्मेट में यूज करते हैं। घर पे स्टोर ही नहीं कर सकते उसको, स्टोर ही नहीं होगी वो, पहली बात तो यही। क्योंकि एलपीजी को लिक्विफाई करके आप स्टोर करते हो,
मिथेन को भी आप लिक्विफाई करके स्टोर करते हो। हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? -254 डिग्री सेंटीग्रेड। -254 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप लोगों ने ऐसा सुना हो या कि भी जैसे रॉकेट में एक स्टेज होती है क्रायोजेनिक, नाम सुना? हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा शायद। रॉकेट में अपने इंडिया की जो PSLV सीरीज है उसमें इनमें 4 स्टेप्स होती है। इसमें जो लास्ट स्टेप होती है क्रायोजेनिक होती है। जो अपना वो चंद्रयान गया था ना, वो उसमें लास्ट स्टेज क्रायोजेनिक थी। क्रायोजेनिक स्टेप में लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन एज ए फ्यूल होता है। फ्यूल तो हर जगह हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, लेकिन इसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेज होती है। सॉलिड स्टेज में हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम हाइड्राइड, नाम सुना? हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ। इसके साथ में यूज कर लेते हैं अपन Na2O2। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ये सॉलिड फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल में हमारे पास यूज होगा H2O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और N2H4 हमको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। N2H4 हाइड्रोजीन, ये लिक्विड फ्यूल में यूज होते हैं। लिक्विड स्टेज की होती है, सॉलिड स्टेज की होती है। और जो क्रायोजेनिक स्टेज होती है हमारे पास वो होती है H2+O2 लिक्विड स्टेट में। अब सर लिक्विड स्टेट में तो अभी आप मना कर रहे हो -254। तो क्या होता है, जब रॉकेट लॉन्च होने वाला था उससे 5 मिनट अर्लियर इनकी फिलिंग की जाती है। 5 मिनट अर्लियर। तो तुम्हें याद होगा कि जब अपना चंद्रयान फर्स्ट टाइम लॉन्च होने वाला था तो उसमें कोई एक एरर आ गई थी जिसकी वजह से उसको रोक दिया गया था। उसके 15 या 17 डेज बाद वापस लॉन्चिंग हुई थी। पता ही नहीं, पता वाली बात। तो उसमें क्या था, O2 जो है उसका जो कंटेनर था वो लीक हो गया था। पता कैसे चला इनको? अंदर क्या सेंसर होते हैं, तो जब O2 की फिलिंग करोगे अंदर प्रेशर बढ़ेगा। सही है नहीं है? कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए। सेंसर रीडिंग दे रहे थे, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इनको समझ में आएगा लीकेज है। O2 गैस नजर थोड़ी आएगी अपने को, इनको समझ में आएगा लीकेज है। इन्होंने फिर लीकेज ढूंढा 15 डेज के अंदर, स्मॉल लीकेज था, लीकेज ढूंढा, देन उसके बाद वापस फिलिंग करी O2 गैस। तो क्रायोजेनिक स्टेज में हमारे पास ये दोनों एज ए लिक्विड फ्यूल यूज होते हैं और ये बहुत ज्यादा फ्यूल देता है, बहुत ज्यादा हीट देता है, तो बहुत ज्यादा थ्रस्ट देगा। तो अगर तुमको शायद पता हो इसमें, तो इसमें अमेरिका भी चौंक गया था जब अपन लोगों ने उनको इसका डेटा बताया था, क्योंकि सब लाइव देख रहे थे पूरे वर्ल्ड में जब इसकी लॉन्चिंग चल रही थी। तो इस स्टेज को सभी लाइव देख रहे थे। तो इसमें ये आ रहा था अपने पास कि 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 1.56 किलोमीटर की स्पीड थी। 1.56 लाख किलोमीटर की स्पीड थी। 1.56 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जा रहा था। तो उसमें अमेरिका भी हिल गया कि इतनी स्पीड वाला क्रायोजेनिक इंजन तो मेरे पास भी नहीं है। जब उस टाइम हुआ था, आपने खैर डेटा चेक नहीं करा, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो भाई साइंस की नॉलेज तो अपने को हर चीज की होनी चाहिए। और मैं इंजीनियर हूं, तुम लोग डॉक्टर हो, तो तुम डॉक्टरी वाली दिमाग लगाते हो, मैं इंजीनियर वाला दिमाग लगाता हूं, तो इसलिए मुझे पूरा डेटा पता है। तो जब चंद्रयान हमारा वहां पहुंचा था, विद एक्स्ट्रा फ्यूल पहुंचा था, शायद तुम्हें पता हो, तो उसका जो पूरा था कि वो 1 ईयर का उसका साइकिल था कि जो चंद्रयान है वो 1 साल के लिए मून के चारों तरफ रोटेट होगा, इतना ही फ्यूल था। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल बच गया था, तो उसका लाइफ साइकिल बढ़ के शायद 2 इयर्स हो गया था। ये सारी चीजें सब कनेक्टेड है, देखोगे तुम्हें ये पता ही नहीं। ये सॉलिड फ्यूल होता है। अब जैसे अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अग्नि मान लो, ब्रह्मोस मान लो, इनमें सब में क्या होता है? सॉलिड बूस्टर होता है, लिक्विड बूस्टर होता है, क्रायोजेनिक नहीं होता कहीं। क्योंकि क्रायोजेनिक में क्या दिक्कत है, आप मिसाइल को प्रिपेयर करोगे, लॉन्च करने से 5 मिनट पहले फ्यूल भरोगे, तो थोड़ी हमेशा मिसाइल हाथ में लेके बैठे रहोगे। आंदो लॉन्चिंग तो मिसाइल तो सेट होनी चाहिए कि जैसे ही मान लो किसी कंट्री ने अपने मिसाइल लॉन्च की, तुरंत हमारी इंटरसेप्टर मिसाइल वहां कनेक्ट हो जानी चाहिए। तो या तो सॉलिड बूस्टर पे होती है या लिक्विड बूस्टर पे होती है। इसमें भी और अलग अलग भी है, मैं तुमको ये नहीं बता रहा। जैसे अभी इन्होंने तुमको बताओ अग्नि 5 का टेस्ट किया है। अग्नि 5 का टेस्ट किया, तुम लोग ध्यान रखते हैं सब चीजें। परसों की बात है जब मोदी वहां था अमेरिका में, अग्नि 5 का टेस्ट किया है। तो अभी ये बता रहे हैं उसकी 6000 किलोमीटर की रेंज है। मतलब अगर हम इंडिया से लॉन्च करेंगे तो 6000 किलोमीटर के एरिया में हम किसी भी कंट्रीज में उसको एक्सप्लोर करा सकते हैं अग्नि 5 को। लेकिन चाइना ये कह रहा है कि इंडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, इसकी जो रेंज है वो 12000 किलोमीटर है। उसकी स्पीड जो है वॉइस की एयर से 24 टाइम्स मोर है। 25 मैक की स्पीड बोलते हैं उसको। वॉइस की जो स्पीड है अपने पास
उसकी 24 टाइम्स मोर स्पीड है उसकी, ऐसी है। और वो एक साथ 5 to 6 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सिंगल टारगेट के लिए नहीं है। तो बस मतलब अपने जो डीआरडीओ और जो इसरो है उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चल रही है। इसरो तो अपने पास किस में लगा होता है, तुमने देखा होगा पिछले जब जस्ट मैं अगर तुम लोग बताऊं, मोदी गवर्नमेंट जस्ट आई थी 2014 के बाद, 2014 से 2019 में तुमको अगर पता चल रहा हो तो हर मंथ में एक अपने पास रॉकेट लॉन्च हो रहा था सैटेलाइट के थ्रू, याद है? तुम लोग पता हो, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्यों? ऐसा क्यों था? इतना पैसा था क्या हमारे पास? कांग्रेस को कंगला करके देश को। फिर इंडियंस बहुत चालाक हैं, वैसे हम लोग चालाक तो होते ही। इनका व्हीकल जो है, इंडिया का जो PSLV सीरीज का व्हीकल है, वो सबसे रिलायबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इन्होंने क्या करा भाई कि जितनी भी हमारे अड़ोस पड़ोसी कंट्री थी, मोदी क्या गया कंट्रीज के पास क्यों गया था? वो जाता तो सब कहते मोदी विदेश में घूमता रहता है, इसने कंट्री से रिलेशन बनाए। अभी तक जितनी भी कंट्रीज है जिनका खुद का ओन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, तो उनको लॉन्चिंग के लिए कोई ना कोई व्हीकल चाहिए होता है। तो उसके लिए वो अभी तक डिपेंडेंट थे 3 कंट्रीज पे, रशिया, चाइना या अमेरिका। 4th कंट्री अपनी इंडिया है। अब अपनी सैटेलाइट जा रही है, टोटल कॉस्ट पड़ी उसकी 2000 करोड़ अपनी सैटेलाइट की, ठीक है? तो अगर हमने क्या करा, अपनी सैटेलाइट तो जा ही रही है, अपने पास स्पेस रहता था खूब सारा, तो अपन लोग अड़ोस पड़ोसी कंट्री से बात करते थे कि भाई ले तेरी सैटेलाइट लेके जाए के ऊपर। तो अमेरिका मांगता था 450 करोड़ रुपीज, हम कहते ला हम 200 करोड़ में कर देंगे, फुल बार्गेनिंग। तो ऐसे करते करते 6 कंट्रीज ने हमको 200 करोड़ में दे दिया टारगेट, हमको 6 कंट्रीज ने दे दिया 200 करोड़ में। तो 1200 करोड़ से अपने पैसे आ गए। तो हमारी सैटेलाइट कितने में लॉन्च होगी? 800 करोड़। कई बार तो ऐसा हुआ इंडिया प्रॉफिट में आ गया कि हमने सैटेलाइट लॉन्च करी अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ रुपीज में, और हमारे पास लगभग 2500 करोड़ आ गए थे। ऐसा कई बार हुआ है। तो ये थोड़ी था कि हर महीने सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? जो जितनी भी कंट्रीज थी उनकी सैटेलाइट को भी साथ के साथ लॉन्च कर रहे थे, तो हमारे पास वहां से बाहर से पैसा आ रहा था, फिर सैटेलाइट में लगा देते, फिर पैसा फिर लगा दिए, फिर आए फिर लगा दिए। और हमारा सबसे रिलायबल प्रोग्राम था जो अमेरिका और रशिया से भी अच्छा था। इस वजह से जितने भी आसपास की कंट्रीज, जैसे कौन सी छोटी छोटी कंट्रीज जैसे नेपाल हो गया, ताइवान हो गया, इनकी खुद का सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, हमने इनकी सस्ते में लॉन्च कर दी, फुल सस्ते में, फुल बार्गेनिंग, फुल सस्ते में। अच्छा चल 200 नहीं, चल 100 करोड़ दे दे, चल ठीक है, नहीं है 100 भी 50 करोड़ दे दे, चल 50 में कर देंगे, क्या फर्क पड़ा भाई? अपनी तो जा ही रही है ना ऊपर, साथ में 4-5 को ले जाएंगे तो अपने क्या फर्क पड़ जाएगा? तो तुम लोगों ने पता क्या, एक बार इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, तो इसीलिए था। कई बार 21 सैटेलाइट जा रही है, कभी 11 सैटेलाइट जा रही है। मतलब वो क्या बोलते हैं इसको, ये यूएई जो अपने पास है, यूएई की खुद का अपना सैटेलाइट, इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च करवाई उसने सस्ते में। अब अमेरिका मुंह देख रहा है, अमेरिका कह रहा है 450 करोड़ लूंगा, इंडिया कह रहा है 200 करोड़ में लॉन्च कर देंगे। ये कह रहा है ठीक है भाई इंडिया वाले तुम लॉन्च कर दो, हर किसी को पैसा बचा रहा है, क्यों देगा वो? इसी वजह से हर मंथ में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे। फिर हम सैटेलाइट लॉन्च क्यों कर रहे थे? एक्चुअल में हमने अपना ओन जीपीएस सिस्टम बनाया, मेन उसके लिए था। तो उसका पूरी सैटेलाइट का एक कहा जाए, हमने पूरा का पूरा हमने जो एक नेट बना रखा पूरा सैटेलाइट से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। मेन तो रीजन ये था भाई पहले इंडिया को स्ट्रॉन्ग तो करो, क्योंकि जीपीएस सिस्टम की रिक्वायरमेंट कहाँ है? जब आप मान लो दूसरी कंट्री ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो आपकी मिसाइल जो है जिस टारगेट पे हिट करेगी वो थ्रू किसके करेगी? जीपीएस। अब जीपीएस अभी तक हम जो है अमेरिका से लेते थे, अब हमारा खुद का ओन जीपीएस सिस्टम है, तो हमारी मिसाइल कहीं भी हिट कर देगी जाके। पूरे वर्ल्ड में हमारी सैटेलाइट है हर जगह। तो ये सब टेक्नोलॉजी वाली बात है, तभी तो इंडिया राइज करा। इंडिया क्यों राइज करा है? हमारे पास आप तो तुम लोग देख लो सेंसेक्स की हालत, सेंसेक्स जो है हमारे पास, निफ्टी और जो वो शेयर मार्केट है बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कोरोना की कंडीशन ये, मतलब मेनली शेयर मार्केट में हमारे पास पैसा इन्वेस्टर्स लगाते, इन्वेस्टर इंडियंस नहीं होते, आउट ऑफ इंडिया के होते हैं। इंडियंस तो कंजूस थोड़े होते, तुम्हें बताएं, हम नहीं लगाते अपने पैसा कहीं, हमारी जेब में पड़ाना चाहिए, बैंक में भी रहना चाहिए, घर में पड़ा रहना चाहिए पैसा। तो इन्वेस्टर जो है वो कहाँ है अपने? वो फॉरेनर्स। और फॉरेनर्स इंडिया के ऊपर पैसा लगा रहे, इसका मतलब इंडिया की कंट्री पर उनको बिलीव है, ट्रस्ट है, इसकी वजह से पैसा लगा रहे। और वो पैसा लगेगा तो अल्टीमेटली वो हमारे मार्केट में स्प्रेड आउट होगा, डेवलपमेंट इंडिया में होगा, उनको भी बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होगा।
कोई अगर आपको पैसा देगा भाई 500 करोड़ रुपीज ले लो और कंपनी सेटअप करो और मुझे इसको 1000 करोड़ में कन्वर्ट करके देना, तुमने कंपनी सेटअप की 1 ईयर में तुमने 2000 करोड़ कमा लिया, हजार करोड़ दोगे नहीं दोगे इसको? आराम से दोगे, और तुम्हारे पास फोर्ड का 1000 करोड़ आ गया। यही होता है शेयर मार्केट। क्या होता है? बिजनेस है। ये चीज चलती आ रही, इसलिए डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। रोने वही रहे तो रोने वाले राहुल गांधी, छोड़ो हम बात नहीं करें। वो होना चाहिए इंडिया में, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। हमारा मनोरंजन कौन करेगा इंडिया? जैसे अभी वो राजस्थान में आ गया, तो तुम लोगों ने राजस्थान में सुना हो बच्चों, तुमको याद होगा कल्पना चावला में बेटा कुछ और लीकेज हुआ था, मैं बताऊं कल्पना चावला केस क्या था? नहीं, प्लेट नहीं थी एक्चुअल में, हीट प्लेट्स। हाँ, हीट ब्रिक्स बोलते हैं उसको, हीट सिंक की ब्रिक्स थी, जो फ्यूल टैंक के नीचे ब्रिक्स रखी होती है, जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर से एक्सप्लोड नहीं होने देती, मतलब प्रिजर्व करती है उसको। ये पता थी उनको, नासा वालों ने जानबूझ के नहीं बताया, नहीं तो ऊपर वालों को, क्योंकि उनको रेस्क्यू करने का उनके पास कोई मेथड नहीं था। एक तो वो उतने टाइम वहां रह नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि उनके पास उतना फूड नहीं था, पहली बात। दूसरा, रेस्क्यू को नहीं कर सकते थे कि अगर इनको दूसरा शटल भेजना पड़ता तो उसमें उनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती, कि इतनी कॉस्ट वो लोग खर्च नहीं कर सकते नासा वाले। तो इनको पता था कि सारे के सारे लोग मरेंगे, लेकिन उन्हें बताया नहीं। बताए थे तो डेली वो क्या सोचते, 20 दिन बच गए मरने में, 19 दिन बच गए, 18 दिन बच गए, 17 दिन बच गए। वो लोग सब साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंट नहीं करते वहां पर, रोते रहते, अपने घर वालों से बात करते थे, परेशान होते रहते, पूरे वर्ल्ड में हल्ला मचता रहता। नासा वालों ने मरने दिया उनको, एक्चुअलिटी ये थी। नासा वाले चाहते तो उनको कुछ ना कुछ कर सकते थे, पर नासा वालों ने किया नहीं। चलो खैर, जाने दो। ये सबको समझ में आया अपना बच्चों? पीपीएम का फॉर्मूला अपने पास में क्वेश्चन लिखे, इन ए सैंपल ऑफ टूथपेस्ट, क्वेश्चन लिखे, इन ए सैंपल ऑफ टूथपेस्ट हाँ, थर्मल इंसुलेशन ब्रेक हो गया था बेटा, वही था। इन ए सैंपल ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है, इन्हें यू लिखो, इन ए सैंपल ऑफ 200 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट, 200 ग्राम, वेट लिखो, 200 ग्राम ऑफ टूथपेस्ट, द वेट ऑफ फ्लोराइड आयन, the weight of fluoride ion is 0.02 gram. The weight of fluoride ion is 0.02 gram. 0.02 gram. ठीक है? Then calculate the ppm value of fluoride ion in the toothpaste. ना? Then calculate the ppm value of fluoride ion. क्या आएगा बच्चों? 100 ppm. क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके नेक्स्ट लिखिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में फर्स्ट लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैपिटल X1 होती है बच्चों, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, फिर भी मैं आप लोग बता रहा हूं। कैपिटल X1 इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास? कैपिटल X1 इज इक्वल टू अपने पास होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और X1 इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा बच्चों W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। सेम इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट which is X2, similar W2 upon M2 तो आप लोग सभी जानते हो X1, ये आपने सॉल्यूशन चैप्टर प्लस X2 इज इक्वल टू 1, X1 प्लस X2 इक्वल्स टू 1
और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। सब जानते हो? एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लिखो, टॉफी नहीं थी, घूरो मत, नजर मत लगाओ, किस तरह के लगे टॉफी खा रहे हैं। मैं टॉफी वॉफी नहीं खाता। हिमालय की टैबलेट है कॉफलेट, थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हम, मेरे लिए तो रामबाण है, समझ रहे हो, अपन तो वही बोलेंगे। मीन्स अगर आप लोगों को कभी भी अगर कफ की प्रॉब्लम हो जाए, गले में बहुत ज्यादा खिचखिच हो, वही वाली खिचखिच बोल देते हैं, तो कॉफलेट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो आयुर्वेदिक है। विक्स सबसे फर्जी होती है, बहुत ज्यादा मेंथोल बड़ा होता है, कुछ नहीं होता और उसमें, इसलिए विक्स मत खाया करो। विक्स खाते हो ना तुम लोग, बेकार होती है। टीचर से ज्यादा कौन जानेगा? हमें हमें मिलता हमारे गले का पैसा है, यही खराब हो गया तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूं, ध्यान रखना इसको। चले आगे चले, क्वेश्चन लिखे। 18 ग्राम ग्लूकोज डेयरी मिल्क सिल्क भी नहीं खाते। ये तनिषा, डेयरी मिल्क सिल्क का क्या केस आ गया बेटा? नहीं, वैसे अगर आपको आपको पता होगा कि थ्रोट के लिए अपने पास कोको पाउडर या चॉकलेट बहुत इफेक्टिव होती है, डार्क चॉकलेट ही या कॉफी इफेक्टिव होती है, बट ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी चाहिए। हम इंडियन से हम तो सोचते हैं आप वो कॉफी पी लो, तो वो कॉफी का मग लेगा बड़ा वाला, पूरी भर के पिएगी कॉफी, वो नहीं होता। जैसे ऐसी बात हो रही थी, मैं बच्चों से डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा बच्चों अगर कभी भी आपको किसी टाइप का फीवर हो तो आप गिलोय जूस पी सकते हो। तो एक स्टूडेंट बोलती सर गिलोय जूस पिए मेरा पेट खराब हो गया। तो मैंने कहा तेरे को खूब सारा पीने को कौन बोल रहा था, कितना पी थी? सर 1 गिलास डेली। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, जबकि 5 ml से 10 ml से ज्यादा नहीं लेना चाहिए डेली। अब 50 ml पी रहे हो आप, तो क्या बचेगा फिर? वो मतलब वही ना, हम इंडियंस की आदत नहीं है वो, मैं बता भी रहा हूँ, तुम लोग देख लो, जब वो बुफे डिनर होता है, खाना खाने जाते हैं, तो हमारी प्लेट बिल्कुल गच्चे भरी होती है कि स्पेस ही नहीं, तो कोई चीज टिका दे, फिर भी ढूंढते हैं कुछ बच गया क्या यार, ये भी टिका दे। ये हैबिट है हम लोगों की, फोकट का कितना भी मिले ना भर भर के रख लेते। जैसे अपन शादी में, मैरिज में स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग में उसने भिड़ते अपना क्या दी थी, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है जम जम के, अरे मजा आ गया यार, जम के कोल्ड ड्रिंक पी ली। फिर कोल्ड ड्रिंक के बाद गए नाश्ते की स्टॉल पे, देखा यार अरे पानी तो सिर्फ वो मिल रहा है, क्या बोल रहे, आलू टिक्की, जम के चेप ली। फिर खाना ना खा ले, खाना खा के निकले तो चले, और आइसक्रीम पड़ी खूब सारी, खूब चेप ली। फिर आइसक्रीम बाद लास्ट कोने पहुंचे तो वो पान वाला था, अरे पान तो खाया ही नहीं, 2 तो ठूस लेंगे, 2 रख लेंगे कि बाहर खाएंगे। सच बता रहा हूं ना, सबकी नेचर है, मेरी भी नेचर है यार, सबकी होती है। वसूल देना अपन यार, लिफाफा तो देकर आएंगे तो वसूलेंगे तो सही नहीं। वो प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ होती है। चलो आगे चले, क्वेश्चन लिखो। 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 90 gram of water, dissolve in 90 gram of water, 90 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा सब एक जैसे होते हैं। केतन अगर तेरा शादी में इतना सारा खाना देख के पेट भर जाता, बेटा मुझे बुला लेना। वो अगर शादी में इतना सारा खाना देख के पेट भर जाता, मेरा नहीं भरता बेटे। और वैसे बेटा अपन तो ब्राह्मण है, अपन ने धरती पर अवतार ही खाने के लिए लिया है। ब्राह्मण का मतलब ही है कि अगर पेट भर गया तो आत्मा तृप्त है, फिर कुछ नहीं चाहिए। लाइफ में क्या लेके जाओगे भाई? देखो मनी यहाँ छोड़ के जाओगे, हाउस बनाओगे वो यहाँ छोड़ के जाओगे, अच्छे अच्छे क्लोथ है सब ये छोड़ के जाओगे, जाएगी तो आपकी डेड बॉडी, ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी। तो अल्टीमेटली इसको तो सुख दो, दुनिया को तो सुख देते रहोगे तुम लोग, अपने फ्रेंड्स को दोगे, और भी दूसरे फ्रेंड्स उनको दोगे, डिफरेंट टाइप के फ्रेंड्स है, वंडरफुल वाले फ्रेंड्स हैं, उनको भी सुख
दोगे, अपने शरीर को तो सुख दे लो बच्चों, सही है नहीं है? तो खाने पीने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपना तो सिद्धांत यही है। आत्मा तो तृप्त होनी चाहिए ना यार, मजा आया। जैसे आज आपकी इच्छा हो रही है कि यार आज पानी पूरी खाया जाए, भरपेट पानी पूरी नहीं खाई तो फायदा क्या? सही है नहीं है? और मजा जब आ जाए भरपेट पानी पूरी जब दोस्त खिलाए, फिर तो मजा ही आ जाए, दिल खुश हो जाए फिर तो। सही है नहीं बच्चों? फिर तो आत्मा तृप्त हो जाएगी बिल्कुल। चलो क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? अपने पास था 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, calculate the mole fraction of glucose and mole fraction of water. मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं। देखो सभी आप लोग बच्चों ऐसे नहीं करेंगे तो सब मैंने आप लोग के लिए बताया। आप सबसे पहले n1 निकालें। n1 व्हाट? 18/180, 1/10। डेसिमल प्लेस में मत करना। n2 अपने पास कितना है? 90/18 विच इज 5। तो x1 अपने पास आया 1/10 अपॉन 1/10 प्लस 5। सॉल्व करोगे आएगा 1/51। तो x2 हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे 1 माइनस x1 से, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/51 विच इज 50/51। ऐसे बच्चों मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तो उस टाइम, अब तो नहीं होता, उस टाइम रैगिंग बहुत हुआ करती थी। तो मैं रैगिंग से डरता नहीं था बिल्कुल। लगता हो तुम लोग मेरी पर्सनल के साथ डरती नहीं होंगे। तो मैं कहता था बॉस रैगिंग कुछ भी, और वहां कहता रैगिंग लेने के बाद सीनियर को आपको कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करवाना पड़ता था। तो मैं कहता था बॉस रैगिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, खाऊंगा मैं मेरी चॉइस का। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कैंटीन में गया था। नहीं तो कैंटीन में जूनियर्स का अलाउड नहीं होता। तो मैं कैंटीन में जाता था, सीनियर ने मुझे पकड़ ले रैगिंग लेने। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये ब्रेड पकौड़ा भी खाऊंगा, मैंने कहा समोसा भी मंगाओ, कचौरी मंगाओ। तो सीनियर्स ने लिटरली बता रहा हूं कैंटीन में आना बंद कर दिया कि मैं मिल जाऊंगा और मैं मिल जाऊंगा। और मैं, मेरे को कोई सीनियर मिल जाता, मैंने बस ब्रेड पकौड़ा खिला देना, मना नहीं कर सकते, जूनियर है। तो छुप छुप के मुझे देखते हुए आते थे कि है कि नहीं है, और मैं चुपचाप कोने में छुपा रहता था। जैसे आते मैंने बस ब्रेड पकौड़ा खिला। सीनियर्स ने कैंटीन में आना बंद कर दिया। मतलब मेरे मारे परेशान थे। मैं कहता रैगिंग लो मेरी। उस टाइम ये होता था जूनियर भाग जाते थे, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कहता लो मेरी रैगिंग, लेकिन मैं खिलाओ मेरे को। सच बता रहा हूँ बच्चों, ये आज ही मेरे सीनियर से कोई ना कोई तुम्हें बता देंगे कि ये तो ऐसा ही था। मतलब सीनियर्स ने कैंटीन में आना बंद कर दिया कि वो अंदर बैठा मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा समोसे की चेप देगा भी। है कि नहीं बच्चों? ऐसे ही मजा आता है। और मजा कैसे आता है? और क्या। हाँ, मैं तो सीनियर्स में छुप जाता था, कैंटीन में गया छुप गया। मतलब जूनियर्स को फर्स्ट ईयर में जो जूनियर्स होते थे उनको अलाउड नहीं होता था कि कैंटीन में जाए। कैंटीन में जाएंगे तो सीनियर्स बैठ रहेंगे, रैगिंग ले लेंगे। नहीं नहीं, पीटना इतना नहीं होता। रैगिंग में आपसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कराई जाती है। जैसे जैसे मेरे से ये बोला एक बार कि वो एक, मेरे से तो क्या, मेरे फ्रेंड से बोला था, सुखबीर सिंह था सरदार। तो हम लोग वहां उस टाइम क्या ड्राइंग होती थी, ड्राइंग तुम लोग शायद पता नहीं, मशीन ड्राइंग करके होती थी सब्जेक्ट। तो उसका रोल लेके जा रहा था सभी क्लास का। तो सीनियर्स ने पकड़ लिया कि वो जो मिस बॉस है ना उनके पास जाके कि मैं हनुमान जी हूँ, आप सीता मैया हो, ये लंका है, चलो मैं आपको यहाँ से ले चलूँ। ये बोल करा कि ये मेरी गदा है। कुछ भी वहां कुछ भी, मतलब जो रैंक लेनी है आपको रैंक ले लो। अब वो बोल तो आया, मिस बॉस के पीछे पड़ गई। मेरे को तो दे रखा था एक मोटी सी मिस बॉस थी, इनको जाके तुझे भैंस बोल के आना है। मैं भैंस बोलता हूँ, मेरे पीछे भागती, मैं भाग जाता बार बार, क्योंकि वो भाग नहीं सकती थी। बस यही होता था मेरे साथ रैगिंग किसको। तो फिर बाद में लग गया, मुझे देख के भागने लग गई सामने। मुझे तो यही टास्क दे रखा था बस कि जब भी नजर तुझे भैंस बोलना है। मैंने खिलाना पर यहाँ के पकड़ सब मिलाएंगे तो ब्रेड पकौड़े खिलाएंगे, बस भैंस बोलना था। क्या करें बच्चों, सीनियर ने बोला है, मना नहीं कर सकते। नहीं मैं नहीं लेता, मैंने नहीं ली, मेरे जूनियर्स की नहीं ली। तुम लोग चाहो तो पूछ सकते हो, चेतन सर जो है ये मेरे जूनियर है, ये मेरे कॉलेज के जूनियर। मैंने कभी रैगिंग नहीं ली। मैं स्टूडेंट की रैगिंग क्यों लूं? रैगिंग में मैं परेशान क्यों करूं किसी को? नहीं नहीं, खिला, वो मैटर ही नहीं था। हम खुद खाने वाले थे, हम खिलाई तो देते थे। खिलाने वाला कोई इशू नहीं था, बट मैं रैगिंग लेना पसंद नहीं करता था। किसी को क्यों परेशान करो? कोई बच्चा डरा डरा सा है,
उसको डराओ तो क्या मतलब, मेरे जैसा परसेंटेज मिलता तो लेता भी सही, कोई मिलता ही नहीं था फर्स्ट ईयर में। नहीं, जब मैं फाइनल ईयर में था सब चेतन सर जो है तब वो फर्स्ट ईयर में थे, शायद तब की बात है, या शायद मैं पास आउट हो गया था उसके बाद की बात है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं, आइडिया नहीं, मैं काफी सीनियर हूं उनसे, तो मैंने बट रैगिंग नहीं ली, मैं पसंद नहीं करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा बेटा अपना ही, अपने घर की खेती, अब तो आरटी हो गया, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा, यहीं से बीटेक करी, तो मस्त लाइफ जिए, खूब एंजॉय किया है इलेक्ट्रिकल में। चलो आगे चले, तो X1 X2 अपने पास दोनों आ गए। अब एक क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोग कर रहा हूं, पहले क्या बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करते था, तो प्राइवेट कॉलेज हो गए तो कचरा हो गया इंजीनियरिंग का, अब तो इंजीनियर रोड रोड पे घूमते हैं, रोड पे घूम रहे बच्चों, फैक्ट है वो तो, फैक्ट है। अब वो ब्रेन नहीं है ना तो वैसे कॉलेज है जो ट्रेनिंग दे पाए, ना वैसे प्रोफेसर से, ना कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज इतने खुल के कहीं ट्रेनिंग नहीं होती, उनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देते, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते। हम लोग के पास फुल प्रैक्टिकल नॉलेज थी उस टाइम भी, हम लोग यूज भी करते थे। पर कोटा का अपना कहा जाए तो, अब कोटा के हैं तो कोटा का चाम क्या था, कोचिंग, कोचिंग में आ गए, और नॉलेज तो थी, तो नॉलेज का यूज किया। अब खुद सोचो, जब मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल में कर रखी है तो मुझे फिजिक्स पढ़ानी चाहिए थी, सही है गलत है? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मजा केमिस्ट्री में आता है मेरे को, और वो तुम्हें भी लगता होगा कि केमिस्ट्री मजा आता है, मुझे मजा आता है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है यार, तो तुम्हें पढ़ने में तो आएगा ही आएगा। मैं बोरियत की तरह थोड़ी पढ़ाता हूँ कि बोरियत की तरह पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री ना, मजा आता है केमिस्ट्री में। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो, पहले वेट बाय वेट कराता हूँ, फिर वेट बाय वेट परसेंट कराऊंगा। लिखो, एक क्वेश्चन तुम लोगों से कराऊंगा, लिखो, इफ द रेशियो ऑफ वेट, if the ratio of weight for CH4 and O2, if the ratio of weight for CH4 and O2 is 1:4, is 1:4 in the gaseous mixture of, in the gaseous mixture of CH4 and O2, CH4 and O2, ठीक है? Then calculate the mole fraction, then calculate the mole fraction of CH4 and O2. CH4 and O2, देखो बच्चों मैं ही कराऊंगा आप लोग इस क्वेश्चन को। आपको उसने दे रखा है W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 1/4, राइट? वेट ऑफ सॉल्यूट मान लो या वेट ऑफ मीथेन मान लो, सॉल्यूट सॉल्वेंट छोड़ दो, मीथेन एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन। आप लोग सभी देखें, X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू होगा N1 अपॉन N2, कर लो, डिवाइड कर लो, विच इज आल्सो इक्वल टू W1 अपॉन M1 अपॉन W2 अपॉन M2। इसको फर्दर बच्चों में सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आएगा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 इंटू M2 अपॉन M1। इसका क्वेश्चन नीट में आ चुका है इस पर, ठीक है? इस बार नहीं, 2014-15 में आया था। तो आप लोग देखो N1 अपॉन N2 मेरे पास कितना हो गया, बोलो? ये तो रहेगा 1/4। M2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ O2 विच इज 32, और M1 अपने पास क्या हो गया, मोलर मास ऑफ CH4 विच इज 16। इसको आपने सॉल्व किया तो ये अपने पास कितना है बच्चों, 1/2। अभी कॉपी मत करो, पहले देख लो N1 अपॉन N2 कितना गया अपने पास, 1/2। मैं इसको बड़े मजेदार ढंग से लिख रहा हूं, इट इज 1/1 + 2। ये समझ में नहीं आया, हवा लगी? N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 2 है। सभी देखे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखे, पहले बाद में कॉपी करना बच्चों। N1 की वैल्यू 1 है, N2 की वैल्यू 2 है, तो मैंने बॉटम में N1 ऐड किया तो 1 को ऐड कर दूंगा, तो यही हमारे पास किसके इक्वल हो गया, X1 के, राइट? नीचे लेते हैं इसको, X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, हमारे पास कितना हो गया, 1/3, राइट? तो X2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3। इट मीन्स अगर आपको वेट रेशियो गिवन है तो आप उससे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन किसी को? कॉपी कर लो। एक क्वेश्चन और कराऊंगा,
विजुलाइज है बच्चों, देखो थोड़ा सा, मैं तो बोर्ड पूरा कवर किया था यार, ऐसे देख लो, विजुलाइज होगा सबको। हाँ बेटा कर सकते हैं, सो क्या दिक्कत है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, कॉपी किया सबने, लिखो। इफ द वेट बाय वेट परसेंट, इफ द वेट बाय वेट परसेंट of methane, if the weight by weight percent of methane in the mixture of CH4 and O2, in the mixture of CH4 and O2 is 20%, in the mixture of CH4 and O2 is 20%, then calculate the mole fraction of solute, mole fraction of methane and mole fraction of O2. मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन CH4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, बताओ कैसे करोगे। देखो डायरेक्ट देखो, सिमिलर क्वेश्चन है अपने पास, W1 सॉरी आप सभी देखें, वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है 20%, मैं इसको लिख सकता हूं W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगेन मैं इसको लिख रहा हूं W1 अपॉन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 100, राइट। अगेन मैं इसको W1 अपॉन W2 लिख रहा हूं विच इज 20 अपॉन 80। ये मैंने क्या किया, W1 की वैल्यू यूज करो 20, W1 प्लस W2 कितना हो गया 100, W1 की वैल्यू 20 है तो मैंने W1 सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड, W1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ W2 प्लस W1 में से W1 सब्ट्रैक्ट करें W2 बच जाएगा, 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 80। ये चेक करो कितनी वैल्यू है 1/4। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको ठीक लगे, मैं तो आपको प्रॉपर मेथड बता, डायरेक्ट करने के तो हमारे बहुत सारे तरीके बेसिकली रेशियो ही तो है समझ रहे हो ना। तो यहां के बाद वहां से स्टार्ट होकर पूरा स्टेप आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन तो 1/3 आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन O2 2/3 आ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन अब आप लोग करोगे, कॉपी करना है, करो कॉपी करो। सेकंड लास्ट स्टेप कौन सी वाली बेटा, ये वाली? मोहित, हाँ बेटा देख बेटा, W1 की वैल्यू 20 है, W1 प्लस W2 100 है, तो अगर मैंने बॉटम से W1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ मैं 20 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो W1 प्लस W2 में से W1 सब्ट्रैक्ट किया तो W2 रह गया, और 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो 80 रह गया। और क्या, वो 20% तो 80% हो गया, तो सीधे सीधे कर सकते हो आप, W1 और W2 का रेशियो आप निकाल सकते हो भाई, W1 20% हो गया, W2 कितना हो गया 80%, 20/80 कर लो, 1/4 सीधा आ जाएगा। बट मैं प्रॉपर मेथड बता रहा हूं, अपन इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बच्चों बात समझ में। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, लिखो, इफ द मोल फ्रैक्शन, उल्टा रिवर्स क्वेश्चन है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, और ये नीट में आया क्वेश्चन है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.25, इज 0.25, ठीक है, then calculate the weight by weight percentage, then calculate the weight by weight percentage of ethanol। रिवर्स करना है, 0.25 ट्राई करो।
नहीं नहीं, वाटर वाटर एक्वा सॉल्यूशन बेटा, एक्वा सॉल्यूशन लिख ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन एक्वा सॉल्यूशन करके 0.5 इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। और ये वो तो मैं तुम लोग के लिए लॉन्ग स्टेप में करूंगा, लेकिन शॉर्ट स्टेप का क्वेश्चन है, 40 सेकंड में होना चाहिए। शॉर्ट मेथड यूज करो, मैं तुम लोगों को शॉर्ट मेथड ही बताता हूं सारे। आए बेटा, नहीं नहीं स्ट्राइक हुआ, कोई बात नहीं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग लिखाया था x1 कितना दे रखा है इसने, 1/4। ये मार्कर चेंज रहता है बच्चों यार, 25 नहीं आएगा, 46% आएगा। देखो x1 1/4 हुआ, पॉइंट्स में मत लिया करो, तो मुझे पता है x2 कितना हो गया, 3/4। तो एक बार रेशो आया x1/x2 विच इज आल्सो इक्वल टू n1/n2, कितना हो गया 1/3। यही चाहिए था मुझे। W1/W2 यहीं से निकालेंगे, W1/W2 आ गया तो वेट बाय वेट परसेंट आ जाएगा। तो अपने पास वो देखो n1/n2 विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, W1/W2 इंटू M2/M1 इज इक्वल टू 1/3। तो मेरे पास यहां से आया बच्चों W1/W2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू M1/M2। कोई कंफ्यूजन? M2 क्या है, मोलर मास ऑफ M1, मोलर मास ऑफ इथेनॉल विच इज 46, दिस वाटर, ठीक है। रेशो अपने पास आ गया 46/3 इंटू 18। मैं सॉल्व नहीं करता, मुझे आदत नहीं सॉल्व करने की, तुम लोग होते अभी मल्टीप्लाई करके लिख देते, हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखो अपने पास है W1/W2 इज इक्वल टू 46/3 इंटू 18। तो मैं सेम कर रहा हूं, W1 को मैंने ऐड किया बॉटम में, तो यहां भी क्या करूंगा, 46 को ऐड कर दूंगा, राइट। क्लियर सबको? ये हो गया 54, ये 46 कितना हो 100। तो वेट बाय वेट परसेंटेज अपने पास क्या होती है, इंटू 100 इज इक्वल टू 46/100 इंटू 100। कैंसिल आउट कर दो, आंसर कितना गया 46%। क्या था क्वेश्चन में, नीट में आया क्वेश्चन है और आपके सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है। हाँ सॉल्यूशन चैप्टर में है ये क्वेश्चन, आप लोगों का किया हुआ है। अब आपने कैसे किया उस टाइम मुझे नहीं पता, लॉन्ग मेथड से किया हुआ। क्वेश्चन बेटा अपने पास है, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.25 is 0.25, then what is the weight by weight percentage of ethanol? 46 क्वेश्चन मिली, 46 में क्या कंफ्यूजन है बेटा, देखो बोल रहा है इसमें तो बेटा सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे अपने पास। 2 moles of aluminium react with 3/2 moles of O2 and produce 1 mole of Al2O3 आएगा। तो अपने पास कौन सा आंसर हो गया बेटा इसमें, थर्ड आंसर हो गया, सॉरी फोर्थ आंसर हो गया। अच्छा 46, ओके बेटा, मेरे को क्या पता यार, हाँ मैं भूल जाता हूँ। हाँ बेटा होमवर्क में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सब सॉल्यूशन में है, अपने इसमें नहीं है। तो आप वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और पीपीएम और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आप सॉल्यूशन में से कर लेना। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलरिटी कैपिटल M स्मॉल m और हम लोग नॉर्मलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी होमवर्क रहने दो, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करेंगे। चलो बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों।